एक इंसान जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, और दूसरा वही दोस्त जो डर के आगे घुटने टेक कर उसकी पीठ में खंजर घोंप दे। ये कहानी है उस एक पल की जहां सालों की दोस्ती टूटी, एक मासूम लड़के की मौत हुई और एक लेजेंड ने जन्म लिया। जैक एक्सप्लेन 10x हिंदी में सबका स्वागत है। चलिए वेगाबॉन्ड के सबसे दिल दहलाने वाले चैप्टर्स में से एक की गहराइयों में उतरते हैं। चैप्टर 7, अलविदा ताकेज़ो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। ये एक ऐलान है, एक डिक्लेरेशन। उस लड़के का जो अब तक दोस्ती, घर, रिश्तों के धागों से बंधा था, अब वो उन सारे धागों को तोड़कर एक नए, अकेले रास्ते पर निकलने का ऐलान कर रहा है। ये वैगाबॉन्ड बनने की प्रतिज्ञा है, अकेलेपन को गले लगाने का फैसला, जहां से शायद कोई वापसी नहीं है। तो आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक नया खतरा उनकी शांति भंग करता है, कैसे टेक्सो एक वैगाबॉन्ड, एक आवारा बनने का फैसला लेता है। हम देखेंगे टेक्सो के अंदर के दानव और माताहाची के बाहर के डर की टक्कर। फिर आएगा कमजोरी का वो एक पल जो सब कुछ बदल देगा, खून का वो खेल जिसे टेक्सो अकेले लड़ेगा, और आखिर में कैसे हम टेक्सो को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक झूठी तसल्ली के एहसास से। जब लगता है ना कि सब ठीक हो गया है, कि तेकेज़ो, माताहाची और ओको ने मौत को पीछे छोड़ दिया है, तभी उनका गुजरा हुआ कल, उनकी ही किए का अंजाम बदला लेने उनके सामने आ खड़ा होता है। नदी के किनारे का वो शांत मंजर एक चीख से गूंज उठता है। सुज़िकाज़े के आदमी, वही लोग जिनके लीडर को टेकेज़ो ने मारा था, अब बदले की आग में जलते हुए वापस आ गए हैं। शांति के वो पल कांच की तरह टूटे और बिखर गए। खतरा बिल्कुल सामने है, और जैसे ही खतरा सामने आता है, टेक्सो का असली रूप दिखता है। वो एक प्रोटेक्टर है। वो तुरंत ओको को कहता है, तुम पीछे रहो, एक वादा करते हुए कि वो उसकी माँ को सुरक्षित वापस लाएगा। यही उसकी फितरत है, दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठा लेना, आने वाले तूफान से सबको बचाना। और बस यहीं से वो फैसला आता है जो टेकेज़ो की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये वो लम्हा है जो उसके और माताहाची के रिश्ते में एक ऐसी दरार डालेगा जो कभी नहीं भर पाएगी। टेक्सो माताहाची को साफ साफ कहता है कि वो ओको के साथ रुके। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है, सिर्फ एक अजीब सा आत्मविश्वास है। और तभी वो कहता है, मैं एक वैगाबॉन्ड बनने जा रहा हूं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी है। वो इसका सामना अकेले करेगा। यही है अकेलेपन के सफर पर उसका पहला, सबसे जरूरी कदम। और इस ऐलान के साथ ही टेक्सो एक ऐसी रफ्तार से बांस के जंगल में गायब हो जाता है जैसे वो कोई हवा का झोंका हो। उसकी स्पीड, उसकी तेजी आम इंसानों जैसी है ही नहीं। ये उसके अंदर के उस जानवर का सबूत है जो अब जाग चुका है, जो लड़ने के लिए बेताब है। टेक्सो की उस गैर इंसानी रफ्तार के बिल्कुल उलट है माताहाची का बेहद इंसानी डर। उसके पीछे भागता है, हांफते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मुझे अकेला मत छोड़ना। और यहीं उनकी दोस्ती में पहली बार एक गहरी खाई दिखती है। एक आगे बढ़कर खतरे को गले लगा रहा है, और दूसरा पीछे छूट जाने के डर से कांप रहा है। अब हम इस चैप्टर के दिल में एंटर कर रहे हैं। यहाँ 2 लड़ाइयाँ एक साथ चल रही हैं। एक लड़ाई जो तलवारों से, जिस्म और खून से लड़ी जा रही है, और दूसरी जो दिमाग के अंदर डर, जलन और कमजोरी से लड़ी जा रही है। टेक्सो बिना एक पल सोचे डाकुओं के ठिकाने में घुस जाता है, एक अकेला इंसान कई दुश्मनों के खिलाफ। और तभी उसे एहसास होता है, उसने अपनी तलवार घर पर ही छोड़ दी है। लेकिन ये गलती, ये लापरवाही उसे रोक नहीं पाती। वो रुकने के लिए नहीं, मारने के लिए आया है। जैसे ही डाकू उसे देखते हैं, वो पहले हैरान होते हैं और फिर गुस्से से भर जाते हैं। वो उसे पहचान लेते हैं, ये वही लड़का है जिसने बॉस को मारा था। अब ये लड़ाई सिर्फ बचाव की नहीं रही, ये बदले की लड़ाई बन चुकी है, और डाकू उस पर कोई रहम नहीं करेंगे। और ठीक उसी वक्त बाहर माताहाची एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। लड़ाई की आवाजें, तलवारों का टकराना, मौत की चीखें सुनकर उसका शरीर डर से जाम हो गया है। वो हिल भी नहीं पा रहा। उसका डर उसे कायर बना चुका है। और यही इस कहानी का क्रक्स है। देखिए, एक तरफ टेक्सो अपने अंदर के दानव को आजाद करके लड़ रहा है, अकेले सब पे भारी पड़ रहा है। और दूसरी तरफ माताहाची अपने अंदर के दानव यानी डर और जलन के सामने हार मानकर छुपा हुआ है।
इन दो दोस्तों के बीच अब जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। चलिए माता हाची के दिमाग के अंदर झांकते हैं। वो सोच रहा है, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूँ? उसकी उम्र भी वही है, वो भी उसी गांव से है जहां से मैं हूं। ये सिर्फ डर नहीं है, ये जलन है। एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जो उसके दिमाग में जहर की तरह घुल रहा है और उसके आने वाले धोखे की नींव रख रहा है। और इसी जलन और डर से जन्म लेता है वो पल, वो एक लम्हा जहां कमजोरी एक ऐसे विश्वासघात को जन्म देती है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। एक ऐसा धोखा जो टाकेज़ो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मताहाची अपनी हिम्मत जुटाने की एक बेहद कमजोर, बचकानी सी कोशिश करता है। वो खुद को फोर्स करने के लिए गिनती गिनता है, 1, 2, 3, जैसे ये गिनती उसे वो बहादुरी दे देगी जो उसके अंदर है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो 3 बोलकर आगे बढ़ने का नाटक करने वाला होता है, उसकी कायरता को एक बहाना मिल जाता है। जंगल में उसके ठीक पीछे ओको आ जाती है। वही इंसान जिसे बचाने के लिए उसे अंदर जाना था, अब उसके बहादुर न बनने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। मताहाची देखता है कि ओको डर से कांप रही है और तब उसे एहसास होता है कि वो भी उतनी ही डरी हुई है जितना कि वो खुद। उसे ओको में अपना ही डर दिखता है और पता नहीं क्यों ये उसके लिए एक सुकून की बात बन जाती है। ये एहसास उसकी कायरता को जैसे जायज़ ठहराता है। और उसी पल सुकून की तलाश में ओको माताहाची को कस के गले लगा लेती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई रोमांस का पल नहीं है। ये 2 डरे हुए, कमज़ोर लोगों का एक दूसरे से लिपटना है। डर में एक दूसरे का सहारा ढूंढना है और अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। पर टेक्सो का क्या? उस टेक्सो का क्या जो उन दोनों के लिए अंदर मौत से जूझ रहा है? ये सवाल बस हवा में लटक जाता है। उनका ये एक होना, ये सुकून टेक्सो के साथ धोखे की कीमत पर मिल रहा है। वो अपने दोस्त को उसकी किस्मत पर सीधा मौत के मुंह में बिल्कुल अकेला छोड़कर जा रहे हैं। और जब बाहर कमजोरी और विश्वासघात का शांत मंजर है, सीन कट होता है और हम वापस उस घर के अंदर जाते हैं जहां मौत नाच रही है। ये खून का खेल टेक्सो के अकेलेपन की कीमत है। अंदर टेक्सो अब इंसान नहीं, एक जंगली जानवर बन चुका है। उसकी हर हरकत, हर वार सिर्फ एक मकसद से चल रहा है, जिंदा रहना। वो बिना किसी झिझक के पहले हमलावर को काट देता है। सोचने का वक्त ही नहीं है। वो बेरहमी से एक और डाकू को मार गिराता है। टेक्सो अब सोच नहीं रहा है, वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर चल रहा है। जिंदा रहने की एक जंगली इच्छा जो उसके हर मसल को कंट्रोल कर रही है। ये लड़ाई नहीं, ये शिकार है। डाकू चीखते हैं, पीछे मत हटो, लेकिन उसके गुस्से के आगे उनकी एक नहीं चलती। और इस सब के बीच, इस कत्ले आम के दौरान भी वो अपने दोस्तों को पुकार रहा है, मताहाची, ओको। ये दिखाता है कि वो ये सब उनके लिए कर रहा है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो उसे कब का छोड़ चुके हैं। लड़ाई के बाद जब हर तरफ लाशें पड़ी हैं, टेक्सो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह टूट चुका है। खून से लथपथ वो सिर्फ अपने दोस्त का नाम चीखता है, मताहाची। ये उसके विश्वास की आखिरी पुकार है। तूफान गुजर चुका है, लेकिन तूफान के बाद की शांति अक्सर ज्यादा डरावनी होती है। अब हम इस अध्याय के आखिरी सबसे दुखद हिस्से में आते हैं। यहाँ पेस धीमा हो जाता है और एक अजीब सा खौफ और अकेलापन महसूस होने लगता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। उस खून से सने कमरे में अब सिर्फ हवा और कौवों की मनहूस कावकाम की आवाज है। ये कौवे मौत के प्रतीक हैं, एक बहुत बुरे अंजाम का इशारा दे रहे हैं। लड़खड़ाते हुए जब टाकेज़ो बाहर निकलता है तो उसे जमीन पर ओको का कंघा पड़ा मिलता है। ये पहला सबूत है, उस वादे का टूटा हुआ टुकड़ा जो उसने किया था। एक डरावना सा एहसास उसके मन में घर करने लगता है। और फिर पास ही में उसे मताहाची के सैंडल दिखते हैं, जल्दबाजी में भागते वक्त पीछे छूट गए। ये आखिरी न इनकार किया जा सकने वाला सबूत है। ये सबूत है विश्वासघात का। सच्चाई एक थप्पड़ की तरह उसके चेहरे पर पड़ती है। विश्वासघात का मतलब क्या होता है? ये वो पल है जब एक लड़का जो अपने दोस्तों के लिए मौत से लड़ गया, ये महसूस करता है कि उसे पूरी तरह से बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। उसके अस्तित्व की नींव, उसकी दोस्ती एक झटके में जमीन से उखड़ गई है। और ये है आखिरी भुला ना पाने वाला फ्रेम। वो खून से लथपथ है, पर ये खून दुश्मनों का नहीं है, उसके टूटे हुए विश्वास का है।
उसकी आंखें एकदम खाली हैं, जैसे उनके अंदर की रोशनी बुझ गई हो। उसके अंदर का पुराना टकेज़ो, वो दोस्त, वो लड़का अब मर चुका है। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकलता है, एक फिसफुसाहट में, मताहाची। इस एक शब्द में गुस्सा नहीं है, इसमें दर्द है, धोखा है और एक गहरा, कभी ना खत्म होने वाला अकेलापन है। अलविदा टेक्सो, ये विश्वासघात ही उस लड़के की मौत है जिसे हम शिनमिन टेक्सो के नाम से जानते थे। और यहीं से, उस टूटे हुए लड़के की राख से, एक नए, अकेले लेजेंड का जन्म होता है, एक वैगबॉन्ड का जन्म।